हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास अध्याय नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा, यहाँ अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये क्लास हमारी कक्षा 6 के साथ साथ सीटेट एस्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है हमारी। पहला जो हमारा है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत क्या होते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि लोग क्या खाते थे आज के समय और जो प्राचीन काल है उसमें क्या अंतर आया है, कैसे विकास हुआ है, यह हम अतीत के बारे में जानकर हम पता कर सकते हैं। तो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कैसे लोग आखेटक जो शिकारी हैं, पशुपालक है, कृषक है, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये सभी हम अतीत के बारे में अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो कैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे है शिल्पकार थे, संगीतकार थे, इनके बारे में हम उनके जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। ये हम कैसे जान सकते हैं, तो हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि कैसे शिकार करते थे, कैसे पशुपालक थे, कौन से पशुपालक हैं उनका प्रयोग किया, कृषक कौन सी खेती करते थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, संगीतकार है, वैज्ञानिक है, उनके बारे हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है इसके बारे हम जान सकते हैं। ये हमें अतीत के बारे में अध्ययन करवाएंगे। लोग कहाँ रहते हैं, तो लोग है कहाँ रहते थे। तो इसमें कहा गया कि मानचित्र है उसमें नर्मदा नदी के बारे में हमें पता करना है। कई लाख वर्ष पहले हैं लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी है, इस नदी के तट पर रहते थे। अगर मानचित्र में हम देखें नर्मदा नदी, तो ये नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ से नर्मदा नदी का उद्भव होता है। और ये नर्मदा नदी कहाँ थी, अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। तो इस नदी के किनारे कई लाखों वर्ष पहले क्या है कि लोग यहाँ रहते थे। इस नर्मदा नदी के किनारे हैं आरंभिक लोगों से कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन के लिए जड़ों, फल, जंगल के अन्य उत्पादों की यहीं से ही संग्रह किया करते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे हैं जो विशाल संपदा थी उससे परिचित थे। जंगल थे, जंगलों में अनेक प्रकार के वन थे, उनसे वो परिचित थे। यहीं से भोजन के लिए जड़ है क्या प्रयोग करते थे। अतीत में अगर बात करें हम, जो प्राचीन काल में हैं, लोग अपने भोजन के लिए किनका प्रयोग करते थे, जड़ों, फल और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से ही संग्रह किया करते थे। और ये जानवरों का आखेट, क्या होता आखेट होता है शिकार करना, क्या होता आखेट, जानवरों का शिकार भी करते थे। तो जो लोग हैं कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के आसपास। नर्मदा नदी के आसपास लोग रहते थे। इस नर्मदा नदी के आसपास क्या थे, जंगल थे। इन जंगलों में अनेक प्रकार की है वो संपदा, मतलब कि झाड़ियाँ हैं, वृक्ष पाए जाते थे। इन वृक्षों से क्या प्रयोग करते थे, उनकी जड़ों, फलों
तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से उत्पाद करते थे और फिर वो क्या करते थे, जानवरों का आखेट शिकार करते थे और अपना भोजन करते थे। आज के टाइम में कि लोग कृषि करने लगे हैं, कृषि के साथ साथ उनका है वो अनेक प्रकार की फसलें उगाने लगे। तो शुरुआत में फसलें नहीं थी प्राचीन काल में। हाँ, बाद में धीरे धीरे जैसे मानव विकसित हुआ तो कृषि का विकास हुआ, कृषि का शुरुआत की। तो शुरुआत में जो है शुरुआती दौर है वो क्या था कि जड़ फल और जंगल अन्य उत्पादों का प्रयोग करके आखेट शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा ज़रूर बन सकता है। तो ये हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए हम कौन से स्रोत का प्रयोग करेंगे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत का प्रयोग हमें वो करेंगे। तो इस स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन जो बनने वाला है वो बनेगा कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। अतीत जो हमारे आज का आज की तुलना हम प्राचीन से तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे। आखेट है, कैसे शिकार करते थे, कैसे पशुपालक थे, कृषक थे, संगीतकार थे, आज की तुलना में पहले कैसा था। तो हम ये अतीत को जानने के लिए हम कुछ स्रोत का प्रयोग करेंगे। वो सोर्स हो गए हमारे साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्स। ये हम अध्ययन करेंगे आगे कि क्या होते हैं साहित्यिक सोर्स जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और लोग कहाँ रहते थे। आज अनेक शहरों, गांव, अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं। तो पहले नर्मदा नदी के किनारे, नदियों के किनारे रहा करते थे क्योंकि वहाँ उनको पानी है, जल है, व्यवस्था है, वो सभी उपलब्ध हो। भोजन भी अपने पेड़ पौधों पर निर्भर करते थे। आज हम खेती पर निर्भर हैं, तो पहले जो मानव थे वो किस पर निर्भर थे, पेड़ पौधों पर निर्भर थे, जो जंगलों में हैं उन पे निर्भर थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा, सबसे पहले हमें यहाँ बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। इसके बारे में हमें पता करना है तो हम मैप में ज़रूर देखें इनको। जो उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, 8000 वर्ष पूर्व, क्या है 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों के द्वारा सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो बात करें कि कौन सी पहाड़ियाँ, क्वेश्चन आएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा कि ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया था। तो जौ और गेहूं जैसी फसलों को उगाया था वो कौन सी पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना है शुरू किया था मानव के द्वारा। और यहीं से उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, यहाँ से भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले पालतू को क्या बनाया गया था, भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पालतू को बनाया गया था। गेहूँ और जौ के साक्ष्य हमें यहाँ उत्तर पश्चिम में मिले थे। उत्तर पूर्व, ये तो बात है उत्तर पश्चिमी। स्टेटमेंट आएगी निम्न में से कौन सा कथन सही है। उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है, स्टेटमेंट सही है। इन पहाड़ियों से हमें 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ के फसलों को उगाया, ये भी स्टेटमेंट हमारी सही होगी। फिर स्टेटमेंट में बनेगी यहाँ से भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा एक स्टेटमेंट से बन सकता है और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हमारा बेसिक सही से है तो हम इस क्वेश्चन को हम आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ से हमें क्या मिले, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाया था। यहाँ से हमें पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले। पालतू पशु कौन से थे, भेड़ बकरी गाय और बैल जैसे थे। और अब बात करें कि और यहाँ के लोग
कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। जैसे सिंधु सभ्यता आएगी, वो क्या सभ्यता होगी? शहरी सभ्यता होगी। सबसे पहले यहाँ से सुलेमान और उत्तर पश्चिम के लोग हैं, किरथर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से कहाँ रहते थे? लोग गाँव में रहते थे। 4 स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन बना है और ये चारों स्टेटमेंट इस सुलेमान पहाड़ी और किरथर की पहाड़ियाँ हैं उत्तर पश्चिम में, इससे हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में। कौन सा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? उत्तर पूर्व में क्या स्टेटमेंट है? उत्तर पूर्व में कौन सी है? गारो तथा मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियाँ? विंध्य पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन बनेगा कि विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये मानचित्र में कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य भारत में। उत्तर पूर्व, उत्तर जो पूर्व है इसमें गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का है। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी? गारो। और मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी है? विंध्य। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी? गारो पहाड़ियाँ है। और मध्य भारत में कौन सी है? विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ से में कृषि का विकास हुआ है। ये ऐसे क्षेत्र है, यहाँ से भी क्या है? कृषि का विकास हुआ है। कृषि के साक्ष्य में उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से मिले हैं। गारो तथा मध्य पहाड़ियाँ में मध्य भारत में कौन सी? विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ से भी कृषि का विकास हुआ है। सबसे पहले चावल उगाया जाता है कौन सी पहाड़ियों से? मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों, और यहाँ से सबसे पहले क्या है? चावल उगाया जाता है। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखो, अगर मैप में बात करें, सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। ज़रूर ये हमें यहाँ से क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से हमें पालतू के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य हमें मिले हैं, ग्रामीण गांव में रहते थे लोग, ये हमें साक्ष्य मिले हैं। फिर बात करें हम नर्मदा नदी की, मानचित्र में अगर नर्मदा नदी देखें तो ये मध्य भारत से है और अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। फिर उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ? गारो की पहाड़ियाँ हैं। और मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियाँ? विंध्या की पहाड़ियाँ। विंध्या पहाड़ियाँ ये रही मध्य भारत में, और यहाँ से भी हमें कृषि के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट यहाँ से बनेगा कि सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो अगर मैप में हम सिंधु की सहायक नदियाँ देखें, सिंधु नदी उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हमने देखी थी। फिर है सिंधु की नदियाँ। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी है? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी और व्यास नदी। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? 5 है। कितनी सहायक नदियाँ? 5। कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। ये 500 नदियाँ हैं, किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। तो ये है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ इन सहायक नदियाँ कहते हैं क्योंकि ये एक बड़ी नदी में मिल जाती है। 500 नदियाँ हैं, ये 500 नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं सिंधु की में। 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। आरंभिक नगर है वो फले फूले थे। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूरा हुआ था। सिंधु की जो सहायक नदी है इसमें कितना टाइम कार्यकाल है? 4700 वर्ष पहले, इसका पूरा पहले नगरों का विकास हुआ था। और जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं इसमें नगरों का विकास हुआ है वो 2500 वर्ष पहले हुआ है। स्टेटमेंट है सिंधु की सहायक नदियों किनारे हैं 2500 वर्ष नहीं 4700 वर्ष। गंगा में है उसमें नगरों का विकास 2500 वर्ष पूरा हुआ है। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बने अतीत के बारे में। किसके बारे में? अतीत के बारे में। फिर हमारा क्वेश्चन बना है कि हम कैसे जान सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन बना है लोग कहाँ रहते थे। फिर हमें नदियाँ हैं, इस नदियों किनारे लोग क्यों रहते हैं? सारी सुविधा है, पानी की सुविधा है, नदियों के आसपास क्या जंगल है, वहाँ से उनको भोजन संग्रहण है, शिकार है, ये आसानी से हो जाता था। ये क्वेश्चन।
फिर गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। गंगा और उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन। यह हमें पता करना है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं, उसमें हम बात करें गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की एक सहायक नदी कौन कौन सी है? गंगा की सहायक नदियाँ सोन नदी, ये नदी है सोन नदी। ये सोन नदी यहाँ पे आके इसको गंगा के मिलती है। चर्चा करते हैं गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता? मगध। जो सोन नदी है इसके आसपास कौन सा है? मगध था। तो बात करें मगध क्या एक जनपद था, महाजनपद था। अगर बात करें कितने जनपद हुए थे? 16 महाजनपद हुए थे, जिसमें से एक मगध था। ये मगध जनपद है। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध जनपद का उत्पन्न हुआ था। ये जनपद बहुत ही शक्तिशाली था। एक विशाल राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो टोटल कितने जनपद हुए थे? 16 महाजनपद हुए थे, जिसमें से एक मगध था। ये गंगा के दक्षिण में सोन नदी के इलाके में इस मगध जनपद था, बहुत ही शक्तिशाली था। मगध का विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मगध जनपद है कैसे विकसित हुआ, कैसे इसमें विकास में क्या इम्पोर्टेंट कारण रहे हैं, ये हम जरूर चर्चा करेंगे। लोगों ने स्टेप उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचाई पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उसके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। लोग है कैसे एक दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे? तो कुछ तो जोखिम भरे थे, और लोगों क्यों करते? काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी कभी सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी विजय हासिल करने के लिए जाती थी, तो इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने स्थान मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। कैसे है स्थानांतरित हो रहा है एक दूसरे से। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव के दूसरे गांव तक एक कस्बे और दूसरे कस्बे में भी जाया करते थे। गुरु है शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे गांव में जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने में खिंचाई में उत्साह के कारण यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त था। तो क्वेश्चन बना है कैसे लोगों के विचार आए, कैसे आइडिया आया। जैसे शुरुआत में मानव थे, कैसे चेंजिंग हुई, एक विचार एक मैसेज कैसे आया। तो ये हमें यात्राओं के दौरान है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहाँ की संस्कृति, वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान के अगर जाएंगे उसके कल्चर, उसकी संस्कृति, उसके लोगों, उसका रहन सहन, उसके बारे में हमें पता चलेगा। हम क्या है अतीत के बारे में जान सकते हैं। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं पर पार करना आसान नहीं है। ऐसा चाह भी है ऐसा कर सके तो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए थे। उपमहाद्वीप से बाहर कुछ लोग आए थे, चीनी यात्री आए थे, अरबी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, तो अंग्रेज भी आए थे। तो क्या यात्रियाँ आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो ये इंडिया में बस गए थे। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्र की तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे थे। तो कैसे एक दूसरे के विचारों को अपना रहे हैं, इसके बारे में चर्चा की। तो क्वेश्चन हमारा बने हैं यहाँ से, जो भी क्वेश्चन बने, एक तो हमारा क्वेश्चन बना अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए हमें संगीतकार उनके अतीत में लोगों के बारे में जानने को पता चलता है। फिर हमारा क्वेश्चन बना था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था हमारा, वो बना था कि लोग कैसे कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे रहते थे।
नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। कौन सा टाइम है? 4700 ईसा पूर्व था। गंगा नदी के आसपास के इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 के आसपास हुआ है। फिर है सुलेमान पहाड़ियाँ, किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से हमें स्थान है जो 8,000 वर्ष पूर्व चावल और गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले। चावल के हमें साक्ष्य विंध्य की पहाड़ियों से मिले हैं। गेहूँ और जौ के साक्ष्य हमें किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से मिले हैं। पालतू पशु भी हमें किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से मिले हैं। गाँवों में रहते थे। पूर्वी है गारो और मध्य भारत विंध्य की पहाड़ियों में कृषि के साक्ष्य हमें विकास के साक्ष्य मिले हैं। और चावल जो उगाया गया था विंध्य की पहाड़ियों में उगाया गया था। फिर है क्वेश्चन हमारा, सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताओ। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। फिर हमारा क्वेश्चन जो बनेगा तो वो बनेगा कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? उत्तर पश्चिम में या पूर्व में? तो उत्तर पूर्व में है। फिर नेक्स्ट है जो नगरों का विकास हुआ है सिंधु नदी के आसपास किस टाइम के दौरान हुआ? 4700 ईसा पूर्व। गंगा में हुआ है वो 2500 ईसा पूर्व नगरों का विकास हुआ है। गंगा के दक्षिण में या उत्तर में है मगध? तो हम कहेंगे गंगा के दक्षिण में मगध था, एक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में से एक मगध था, जिसकी राजधानी के बारे में हम पूरे विस्तार से कैसे इसका विकास हुआ, इसकी विकास में कैसे इसको सहायता मिली है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? विचार का आदान प्रदान होता था, एक आइडिया, एक मैसेज मिलता था। ये यात्राओं के दौरान मिलता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा देश के नाम। कौन सा है? देश का नाम। देश का नाम कैसे पड़ा? देश के लिए प्राय हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जम्बू द्वीप जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया है, भारत है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है। ये शब्द कैसे पढ़े हैं? तो ये हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इंडिया शब्द कौन सा शब्द है? इंडिया शब्द इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन गया है हमारा यहाँ से एक, इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से। इंडस को इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। बात करें हम ईरान और यूनान, इन्होंने 2500 वर्ष पहले है, ईसा पूर्व पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंदोस अथवा इंदोस कहा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता? सिंधु कहा जाता था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। बात करें हम ईरान और यूनान, जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों ने यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस का। क्वेश्चन बनेगा कि ईरान और यूनानियों के लोगों ने सिंध को क्या कहा? हिंदोस और इंदोस। क्वेश्चन बनेगा कि सिंदोस और इंदोस ईरानियों और यूनानियों ने कहा था सिंधु को। और जो इंडिया शब्द का अर्थ क्या? इंडस संस्कृत सिंधु से निकला है। जो संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। सिंधु नदी है, जैसे ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के पूर्व में है, इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। इंडिया शब्द का प्रयोग हमें इंडस से निकला। इंडस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ईरान और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस और इंदोस कहा है।
एक नया नाम है भरत नाम का प्रयोग। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता। भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता? उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह है, एक ग्रुप है, उसको किस नाम से जाना जाता? भरत नाम से जाना जाता था। इंदोस और हिंदोस किसने कहा? यूनानियों और ईरानियों ने कहा। इंडस शब्द इंडिया इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इंडस को सिंधु कहा जाता था। ईरानियों और यूनानियों ने इंडोस और इंडोस कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख हमें संस्कृत की आरंभिक 3500 ईसा पूर्व ऋग्वेद में मिलता है। जो भरत नाम का उल्लेख हमें है किसमें? संस्कृत में ऋग्वेद है। 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति है। ऋग्वेद में हमें भरत नामक शब्द का प्रयोग मिलता है, जो एक समूह के लिए किया जाता है। वो समूह जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। तो इंडिया शब्द इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। इंदोस और इंडोस किसने कहा? इंदोस और इंडोस कहा जाए वो कहा है ईरानियों और यूनानियों ने। कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। फिर है भरत नामक शब्द का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक ग्रुप के लिए किया। इस भरत नामक शब्द का प्रयोग है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किस टाइम के काल? 3500 ईसा पूर्व में। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो हमारी जो क्वेश्चन है, अतीत के बारे में जानने के लिए हमें कौन से स्रोत का प्रयोग करें? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत का प्रयोग हम करेंगे। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है लिखी गई पुस्तक। जो पुस्तक है वो किस में आएंगे? साहित्यिक स्रोत में आएंगे। और ये पुस्तकें किससे लिखी हुई थी? हाथ से लिखी गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट था, जिसे मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकलना, हाथ से। और पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। तो पांडुलिपि है कैसे तैयार होती थी? ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले कौन सा पेड़ है? बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तरीके से तैयार की गई भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि पांडुलिपि है कैसे तैयार की जाती थी? तो ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र से उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से भोजपत्र पर तैयार की जाती थी। तो वो कौन सी थी? पांडुलिपि थी। इतने वर्ष में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। सही बात है कि कितने वर्ष हो गए तो कुछ तो नष्ट हुए हैं इसके, तो कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है, आज भी मौजूद है। प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों और विहारों में रखी जाती थी। पांडुलिपि है कैसे तैयार की जाती थी? भोजपत्र होता था, उसके ताड़पत्र पर तैयार की जाती थी। और कहाँ रखी जाती थी? मंदिर और विहार में रखी जाती थी। क्वेश्चन बन जाएगा पांडुलिपि है कैसे थी? हाथ से लिखी गई जाती थी। और कौन से बुर्ज नामक पेड़ है उस पर ताड़पत्र पर तैयार की जाती थी। और कहाँ रखी जाती थी? मंदिर और विहारों में रखी जाती थी। पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं क्या थी? विहार राजाओं, जो ये पुस्तक है पांडुलिपि में, धार्मिक मान्यताएं कैसी थी कि राजा के जीवन के बारे में औषधियाँ हैं, विज्ञान है, विषयों की चर्चा मिलती थी। तो इन पांडुलिपियों में औषधि है, विज्ञान है, राजाओं के जीवन है, मानव मान्यताओं का व्यवहार के बारे में हमें जानकारी किस में मिलती है? पांडुलिपि में मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य है, जैसे महाभारत, गीता, रामायण, कविताएं और नाटक भी है जो महाकाव्य है, इसके बारे में हमें भी जानकारी मिलती है। ये जो है महाकाव्य किस में लिखे जाते थे? संस्कृत में लिखे हुए हैं। कुछ अन्य प्राकृतिक और तमिल है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। फिर हमारा दूसरा सोर्स है, ये तो साहित्यिक स्रोत था। दूसरा हमें है अतीत के बारे में जानने के लिए अभिलेख। अभिलेख है ये किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। पुरातात्विक या आर्कियोलॉजी में आते हैं। ऐसे लेख पत्थर
और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्खनन किया जाए। अभिलेख है कहाँ लिखे जाते थे? अभिलेख है वो लेख कहाँ मुद्रण या वो चित्रित किए जाते थे? वो है पत्थर और धातु। पत्थर अथवा ऐसी धातु जो क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। उस पर उत्कीर्ण मतलब उस पर छिपाई की जाती थी। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदर्शों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सके। तो राजा भी अपने आदेशों देने के लिए क्या करते थे? अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। तो राजाओं के बारे में और अन्य जो अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें स्त्री पुरुष ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें कि प्राय शासक लड़ाइयों में भी अर्जित विजयों का लेखा जोखा हमें अभिलेखों में मिलता है। तो ये हमें अतीत के बारे में है, एक राजा के बारे में, प्राचीन टाइम कार्यकाल के बारे में, हमें अभिलेखों के बारे में भी पता चल सकता है। पुस्तकों के माध्यम से हमें अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। कई ऐसी वस्तुएं भी बनी हैं जो प्रयोग में लाई जाती थी और ये प्रयोग में लाए जाने के बाद उनको फेंक दिया जाता था। उन वस्तुओं को अध्ययन करने वाला जो अतीत में प्रयोग की जाने वाली वस्तु को बेकार में है फेंक दिया जाता था या दब जाती थी, या कोई आपातकाल के कारण वस्तुएं हैं कोई ढह जाती थी, तो उनके अध्ययन को उनके खुदाई के माध्यम से अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पुरातात्विद कहलाते थे। पुरातत्वविद है वो कहलाते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था? तो पुरातत्वविद कहलाते थे। इसमें क्या है जो अध्ययन किया जाता था उसमें क्या मिलते हैं? औजार है, हथियार है, बर्तन, आभूषण इत्यादि वस्तुएं हमें इसमें मिलती थी। जैसे ये पुरातात्विक के द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। इसमें क्या है? जैसे ये मटका है, ये मोहरे हैं, तो इनका बाएं एक प्राचीन नगर में प्राप्त है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 ईसा पूर्व किया जाता है। 4700 ईसा पूर्व किया जाता था। तो कौन सी नदी है? वह कौन सी नदी है? सिंधु नदी। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का भी है, ये चांदी के सिक्के थे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग कौन सी शताब्दी में? 2500 ईसा पूर्व। कौन सी? 2500 कौन सी है नदी? गंगा नदी है। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छीन-बीन ता खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तु पत्थर की पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है, कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। तो सभी अवशेषों के अध्ययन है ढूंढते हैं। तो वो कौन है? जो पुरातात्विद है। ये खुदाई में उनको किस किस के साक्ष्य मिले हैं? जैसे जानवरों के साक्ष्य मिले, कृषि के मिले हैं, पशु पक्षियों के भी साक्ष्य मिले, मानव के भी साक्ष्य इनको मिलते हैं। अतीत में लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। परंतु वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, कुछ जले रूप में बचे रहते हैं। तो इन फिर है पांडुलिपियां। अभिलेख था पुरातत्व से क्या जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो स्रोत के प्राप्त होते अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार था पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप से कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए हमें किन किन अवशेषों का प्रयोग करते हैं? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। जो अभिलेख है, वस्तु हैं, औजारों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? पुरातात्विद कहा जाता है। तो अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले कौन होते? इतिहासकार। इन इतिहासकारों को क्या कहा जाता है?
पुरातात्विक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अतीत एक रोचक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के अतीत के जीवन से भिन्न है। तो इसलिए क्या है, उनका जीवन क्या अलग अलग है, भिन्न है। तो इसलिए अतीत के प्रयोग हम बहुवचन के लिए भी करते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल करके संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के माध्यम से व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अनेक तरह के भेद भी हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है हम उन शासकों के उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व कौन है? जो अभिलेख है, अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। जो हमें पुस्तकों के माध्यम से जानकारी मिलती है वो क्या साहित्यिक स्रोत है। इनके बारे में कुछ जाना शेष है। जो तिथियाँ हैं इसका मतलब क्या है? अगर तुमसे दिनांक के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे क्या थी 2000 या इस तरह का कोई वर्ष बताएगी। वर्ष को यही गणना ईसाई धर्म में प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के बाद से पहले की जाती है। और इसी शब्द का है प्रयोग है ईसा मसीह के जन्म के बाद की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी जो तिथियाँ उसको ईसा से पहले जानते हैं, ईसा पूर्व। और जन्म के बाद इसको किससे, ईस्वी से जाना जाता है। इतिहास और तिथियाँ अंग्रेजी में BC, आजकल इसको क्या जाता है BCE। इससे पूरा का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। और कभी कभी तिथियों को AD हिंदी में लिखी जाती है। AD एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। AD ईसा मसीह के जन्म से और ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी AD की जगह C था, BC की जगह BC का प्रयोग किया जाता है। AD की जगह क्या प्रयोग करें हैं? AD मतलब कि एनो डोमिनी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के से, तो वो क्या है AD। और BC क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। कॉमन एरा BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए भी किया जाता है। C अक्षरों के लिए कौन है? कॉमन एरा। BC के लिए बिफोर कॉमन एरा के लिए भी प्रयोग करते हैं। अभिलेख है, अभिलेख किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। तो इन पुरातात्विक स्रोतों में जो अभिलेख आते हैं, ये अभिलेख किस पे होते थे? कठोर सतह पर उत्खनन किए जाते या धातु या पत्थरों पर उत्खनन किए जाते थे। अभिलेख कई 100 वर्ष पहले लिखे गए थे। अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग होता था। किसका? लिपि और भाषाओं का प्रयोग होता था। और ये लिपि और भाषाओं में जो उत्खनन हैं अभिलेखों पर, ये शासकों के बारे में बताते थे, उनकी विजय के बारे में, और उनके क्षेत्र है कहाँ तक उन्होंने शासन किया, एक राजा के बारे में बताते थे ये अभिलेख। समय समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपि में बहुत ही बदलाव आ चुका था। विद्वान ये कैसे जान पाते क्या लिखा था?
क्या अज्ञात लिपि का अर्थ लिखाने की एक प्रक्रिया द्वारा लिखा जा सकता है? इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है, जो कब की है? 5000 ईसा पूर्व में एक राजा रानी रहते थे। तो ऐसे अभिलेख है उत्खनन किए जाते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि रोसेटा नामक एक कस्बा कहाँ है? मिस्र के उत्तरी तट में है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर लिखे 3 भिन्न भिन्न भाषाओं से हैं। कौन सी भाषा है? 3 भाषा है जो अलग अलग लिपि और भाषाओं से हैं। यूनानी और मिस्र लिपि की 2 प्रकारों में है। यूनानी और मिस्र लिपि की 2 प्रकारों में रोसेटा नामक एक कस्बा का मिस्र के उत्तरी तट पे है। 3 लिपि अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजा और रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। कारतूस, इससे क्या कहा जाता है? फ्रेम को क्या कहा जाता है? कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों का भी अगल बगल में रखते हैं। मिस्र और यूनानी को अगल बगल में रखते हैं और मिस्री अंग्रेजों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसा ही हम देख सकते हैं कि एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एल के लिए शेर और ए के लिए चिड़िया। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए तो आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। तो शब्द है यात्रा। पांडुलिपि क्या होती थी? पांडुलिपि हाथों से लिखी गई पांडुलिपि थी। ये पांडुलिपि हमें कैसे प्राप्त होती, तो कैसे तैयार की जाती? बुर्ज नामक पेड़ पौध से उसके ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जिसमें अभिलेख है एक शासकों के बारे में जो साहित्य पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अभिलेखों में क्या है? जे पत्थरों और धातुओं पर उत्कीर्ण लेख या छपाई की जाती थी। इसमें लिपि और भाषाओं का प्रयोग किया जाता। पुरातत्व जो कौन है? जो इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में अध्ययन करता है। इतिहासकार जो अतीत के बारे में जानने वाले या अध्ययन करने वाले को भी इतिहासकार कहते हैं। स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, मतलब कि अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने वाले ये हमारा आज का चैप्टर था। कब, कहाँ और कैसे बात करें, इसमें मिलान करना है। मगध क्या था? सबसे बड़ा राज्य था। 16 महाजन जनपदों में से एक था। कौन सी नदी के किनारे था? गंगा की सहायक नदी सोन नदी के किनारे था। गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गारो पहाड़ियाँ हमें गंगा की अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व थी। सिंध और उसकी सहायक नदियों से क्या मिले हैं? सिंध और उसकी सहायक नदियों से नर्मदा नदी किनारे क्या था? आखेटक और संगरक था। गारो और पहाड़ियों से सिंध और उसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर थे। गारो और पहाड़ियों से कृषि के हमें साक्ष्य मिले हैं। कृषि का प्रारंभ कब हुआ? 8000 ईसा पूर्व हुआ था। सिंधु और सभ्यता में नगर 4700 ईसा पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य गंगा नदी के घाट कौन से नगर थे? 2500 ईसा पूर्व के नगर। वर्तमान में नगर कौन से 2000 ईसा पूर्व के हैं? तो ये आज का हमारा चैप्टर था। आज की इस क्लास को हम यहीं विराम करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।